हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम अभिनव सोनी है और मैं एज अ मेंटोर हूँ। बीएलएलबी और एलएलबी के बच्चों को एज अ गाइड करता हूँ। और अभी जैसा कि बीएलएलबी जिसे हम लोग एलएलबी इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं, पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ, फिर आपको मैं अभी पॉलिटी का मैं टोटल 20 से 30 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूँगा। पहले मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग कैसे क्या करेंगे, और आप लोग का जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या अपने साइड से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए, आप लोग का 13 जुलाई को जो है बीएलएलबी का एग्ज़ाम है। ठीक है। और आज से जो है, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे जो है वीडियो लेक्चर पड़े रहे थे 8-8 घंटे का, 9-9 घंटे का। तो अभी हम लोग ने कि इनिशिएटिव ये लिया है कि हम लोग जो है अब आप लोग को, अभी तो आज जो वीडियो है तो रिकॉर्डेड जाएगा, अगले बार से जो है कल से जो इट मीन्स लाइव क्लासेज जो है हम लोग आपके साथ में लेंगे। ठीक है। और इस जो अभी रिमेनिंग पीरियड है आप लोग का, अप्रॉक्स मान लीजिए 7 डेज बचा है। ठीक है। आपके बीएलएलबी के एग्ज़ाम के लिए मैं मैक्सिमम जो है बीएलएलबी को टारगेट करके चल रहा हूँ और बीए को भी टारगेट करके चलूँगा। ठीक है। तो बीएलएलबी के लिए जो है आपके पास मैक्सिमम 7 दिन का टाइम है, और 7 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपके पॉलिटी के जितना भी हम लोगों ने कंसेप्चुअल तरीके से आप लोग को एलई अपडेट के ऐप पे पढ़ाया है, और उस कंसेप्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग फिर एक एक करके स्मार्ट बोर्ड के तरीके से, और आज तो रिकॉर्डेड है, कल से लाइव से हम लोग लाइव करके जो है आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस 7 दिनों में जो है पॉलिटी का मतलब जितना कंसेप्चुअल आपके पास कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, उस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। और पॉलिटी के हम लोग टोटल जो है 2 से 3 दिन में 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया उसका आंसर देके आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बाइफरकेट करके देखेंगे कि हाँ, उस एक क्वेश्चन से और क्या फर्दर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप ये 200 क्वेश्चन अगर आप हमारे साथ कर लेते हो, तो आप लोग समझना कि आप लोग 700 से 800 क्वेश्चन पॉलिटी का प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। आई बात समझ में आता? तो हम लोग जो है इतने क्वेश्चन अप्रॉक्स कवर करेंगे 3 से 4 दिन में। ठीक है। मतलब हम लोग टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे 200, लेकिन इस 200 को जब हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो आप लोग जाके लास्ट में पाओगे कि भैया ने 200 क्वेश्चन नहीं बल्कि 700 से 800 क्वेश्चन जो है हमारे साथ में डिस्कस किया। अब पॉलिटी जब कवर हो जाएगा आप लोग का, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। और करंट अफेयर का क्या है कि मैं जो है एक दिन आप लोग का करंट अफेयर में क्या है कि 2-3 दिन के बाद मैं देखता हूँ एक मैराथन क्लास जो है आप लोग का मैं ले लूँगा 5 से 6 घंटे का एक ही बार में। ठीक है। और इस 5 से 6 घंटे में जो है मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट के जो 6 महीने का करंट अफेयर है, क्योंकि जो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर, वो लास्ट के 6 महीनों से पूछे जाते हैं। मतलब पीछे के 1 साल से भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सपोज कि अगर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है, तो इसमें से आप लोग मान के अनुमान लगा सकते हो कि 11 से 12 क्वेश्चन जो है आपके लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर से रहते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे वो पीछे के 1 साल से रहते हैं। तो आप इस पे फोकस ना करके इस पे फोकस कीजिए। ठीक है। और अगर ये सपोज इसमें से आ जाता है 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो 1-2 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। तो हम लोग इस पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है। जो 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लास्ट के 6 महीने से। आई बात समझ में आता? तो ये 7 दिन में जो है आपका जो मेजर पोर्शन है बीएलएलबी का, पॉलिटी और करंट अफेयर, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो है पूरा आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर टाइम बचता है, हालांकि हम लोगों ने हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, और टोटल है 6 से 7 घंटे का वीडियो लेक्चर है, 2 पार्ट में है, वो आप लोग कवर कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। आई बात समझ में? तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज मैं टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है। और उस 20 से 30 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, और उस 20 से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम, आपको लगेगा कि वो 20 से 30 क्वेश्चन नहीं थे, वो अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम दूंगा, मिनिमम 5 मिनट टाइम दूंगा, और जो ऑप्शन आए हैं उससे क्या क्वेश्चन फर्दर बनाए जा सकते हैं उसको भी साथ में हम लोग देखेंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको एक इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा, और जो बच्चे हमारे बैच के हैं वो मुझे जानते होंगे, लेकिन जो अभी यूट्यूब के जो स्टूडेंट हैं वो हमें नहीं जानते होंगे। सो मैं एज अ BA-LLB का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये 4th ईयर है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो और हम लोग जो है 3 से 4 साल से बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं। तो हम लोग को ये आइडिया है कि BA-LLB और LLB में क्या पूछा जाता है, बिकॉज वी आर ओनली फोकस ऑन दी लखनऊ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम। हमें एक ज़्यादा बेटर आइडिया है कि हाँ इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लीगल के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं फिर आप लोग को बताता हूँ कि लीगल के क्वेश्चन जो है बेयर मिनिमम चांस है कि वो आपको पूछा जाए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उस पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बर्बाद करने से कोई उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं कि भैया ये इशू है, तो उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रेम्बल वॉज अमेंडेड। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितनी बार जो है हमारा प्रेम्बल अमेंड हो चुका है। तो आपको तो ऑप्शन दिख गया होगा, यहाँ पे लिखा है वंस, मतलब एक बार, लेकिन इतना करके आगे नहीं बढ़ना है। अब हमें पता करना है और हमें जानना है कि प्रेम्बल होता क्या है, ठीक है। प्रेम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, प्रेम्बल क्या इनफोर्सिएबल है कि नहीं है, भी सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इफ यू वांट टू डू द ऑल द क्वेश्चन व्हिच इज केम फ्रॉम द प्रेम्बल, तो एट फर्स्ट आपको प्रेम्बल याद होना चाहिए कि प्रेम्बल होता क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, एक जो मेन कीवर्ड है प्रेम्बल का वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्रेम्बल पढ़ लो, लेकिन जो कीवर्ड है उसको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे जो है प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रेम्बल कहता है जो हम लोग का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं मेन जो की वर्ड है उसको मैं लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा आगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic और रिपब्लिक, ठीक है। तो हमारा प्रेम्बल बात करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू किसमें बताता हूं, सोवरिन में, सोशलिस्ट में, सेकुलर में, डेमोक्रेटिक में और रिपब्लिक में, ठीक। अब आगे चलते हैं। एंड फर्दर हमारा प्रेम्बल बोलता है कि टू we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizen। क्या क्या सिक्योर करने के लिए बात करता है, आप लोग इससे याद रखे रहिएगा, जले, JLE, मतलब जे से मतलब जस्टिस, एल से मतलब लिबर्टी और ई से मतलब इक्वालिटी, ठीक। अब जस्टिस में किस किस टाइप का जस्टिस के भी तो टाइप होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आवर प्रेम्बल टॉक्स अबाउट विच टाइप्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आवर प्रेम्बल टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ठीक है। और इक्वलिटी, किस किस इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ इसमें। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे प्रेम्बल में जस्टिस, कितने टाइप की जस्टिस की बात की गई है या कितने टाइप की लिबर्टी की बात की गई है। तो 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है हमारे प्रेम्बल में। और 5 तरह की लिबर्टी कौन कौन से है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ये चीज आपको याद होना चाहिए 5th नंबर का। और इक्वलिटी किसके किसकी बात की गई? इक्वलिटी ऑफ किसका? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, इक्वलिटी के बारे में बात करता है हमारा प्रेम्बल। आई बात समझ में? अब हम एक एक करके बात करते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा एक सिंगल सेंटेंस में समझिए कि सोवरेन मींस कि फ्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल। मतलब अगर हम कहते हैं कि आवर कंट्री दैट इज इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इट मींस कि देयर इज नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब हमारे देश पे अमेरिका का तो कोई कंट्रोल है नहीं, चाइना का कोई कंट्रोल तो है नहीं, जापान का कोई कंट्रोल तो है नहीं। इट मींस कि हम क्या है? हम सोवरेन स्टेट हैं या सोवरेन कंट्री हैं। ठीक। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है प्राइवेट बस, एक होता है सरकारी बस। तो जब अगर सपोज अगर आप ए से बी तक जाते हैं, ए से बी प्लेस तक जाते हैं, अगर सरकारी बस से जाते हो तो आपको कम भाड़ा लगता है, अगर आप प्राइवेट बस से जाते हो तो वो ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये सरकारी बस जो कम भाड़ा लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि ये सरकार की है। तो सरकार क्या चाहता है? सरकार चाहता है कि जो सोसाइटी में जो है मिनिमम मतलब दामों में, कम पैसों में जो है हम लोगों के पास सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों को जो है जो जरूरी चीजें हैं हम उनको दें। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नमेंट है जो होता है, सोशलिस्ट का मतलब ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है सोसाइटी में इंटरफेयर करती है जिससे कि वो गरीब लोगों को या जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प कर सके। आई बात समझ में? ये होता है सोशलिस्ट का मतलब कि देयर शुड बी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इन द मार्केट। आई बात समझ में? ऐसे भी बोल सकते हो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कैपिटलिस्ट। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैक्सिमम जो चीजें हैं वो प्राइवेटाइजेशन होती चली जा रही है, प्राइवेट हाथों में चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर जो चीजें प्राइवेट हो रही है, इट मीन्स अगर प्राइवेट हो रही है तो वो छोटे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम नहीं करेगी वो चीजें। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और वो अपनी सारी जो कह सकते हैं कोई मीन्स हो गया या गुड्स हो गया वो लाती है मार्केट में, जिससे कि जो छोटे लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। आई बात समझ में? तो सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? अब आते हैं सेकुलर। सेकुलर मीन्स सिंपल सा मतलब कि देयर इज नो एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। मतलब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंडिया को तो ऐसा कोई नहीं बोलता कि एक हिंदू देश है या मुस्लिम देश है। मतलब देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रेम्बल में मेंशन है कि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर है, किसी भी रिलीजन को ज्यादा सुपीरियर नहीं दिखाएगा, किसी भी रिलीजन को ज्यादा इंफीरियर नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको समझ में आया होगा, जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। रिपब्लिक मतलब देयर शुड बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? जस्टिस के बारे में समझ में आ गया कि हमारा प्रेम्बल जो है 3 तरह की जस्टिस के बारे में बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। लिबर्टी, तो देयर शुड बी आवर प्रेम्बल टॉक्स अबाउट 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। ठीक। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। अभी और बचा, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें देखा जाए एक क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ के बताया, इससे हम अप्रोक्स एग्जामिनर चाहे तो 5 से 6 क्वेश्चन इतने में ही बना सकता है। ठीक। अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रेम्बल है उसमें किस तारीख का जिक्र किया गया है, ये भी पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो प्रेम्बल में जो है 26 नवंबर 1949 के बारे में जो है जिक्र किया, मतलब ये डेट हमारे संविधान प्रेम्बल में लिखा गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं?
एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि प्रेम्बल प्रेम्बल तभी से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रेम्बल होता क्या है। तो सिंपल से आप लोग समझिए कि प्रेम्बल इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कि प्रेम्बल क्या एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे संविधान का, और ये बताता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू बी गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको प्रेम्बल ये पढ़ के आपको ये पता हो गया होगा कि हमारे कह सकते हो कंट्री का या जो हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद से, तो हमारे या इस प्रेम्बल को पढ़ने के बाद से इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जस्टिस को इस्टेब्लिश करे। कौन कौन से जस्टिस को? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। वो लिबर्टी को अपना लिबर्टी को कंटिन्यू करे, मतलब लिबर्टी को हैम्पर ना होने दे। और कौन कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, क्या हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या सोचते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ, हम बिलीव क्या करते हैं, वर्शिप। तो ये लिबर्टी जो है मिलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती भी है। ठीक है, जब अभी मैं फंडामेंटल राइट आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैं बताया था राइट टू रिलीजन। ठीक है, 25 आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया है। तो वो क्या है, वो बताता है कि हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है प्रेम्बल। आई बात समझ में? यहाँ तक हो गया। अभी इसमें अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, फिर मैं अभी ये कुछ और इसमें बताना है, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी ये जो बात की गई है कि कितने टाइम जो हमारा प्रेम्बल अमेंड किया गया, अरे फिर आ गया, फिर इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ। ये बोला कि कितने टाइम जो हमारे प्रेम्बल अमेंड किया गया है, तो आंसर तो आपका ये होगा, एक बार जो है अमेंड किया गया है। अब क्वेश्चन उठना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आवर प्रेम्बल इज अमेंडेड। ठीक है, सो इट इज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है हमारे प्रेम्बल में एक बार अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, और इस अमेंडमेंट से कुछ वर्ड ऐड किए गए, तो वो वर्ड कौन कौन से थे? तो वर्ड थे वो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, और 2 क्या थे? एक थे आपके सेकुलर और एक थे इंटीग्रिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वर्ड इज एडेड बाय अमेंडिंग द प्रेम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जो है ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं अभी जो अभी आगे एक क्वेश्चन है अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे मैं अमेंडमेंट के बारे में कुछ आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हमारा जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन बाय विच केस इट वाज हेल्ड दैट की प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आई होप आया होगा। ठीक है, तो इज प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें आप लोग जो है 2 केस लिख लो। ठीक है, कौन कौन से केस? देखिए, एक केस है बेरूबारी का केस है, एक केस है केशवानंद का केस। ठीक है, ये 1973 का केस है, केशवानंद का केस। तो बेरूबारी केस में दोस्तों क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो इन बेरूबारी केस सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है।
बट दिस जजमेंट वॉज corrected in Kesavanand Bharati case, and in this case Supreme Court held that कि preamble is a part of Indian Constitution. So the conclusion is that कि अगर पूछे कि whether the preamble is a part of Indian Constitution, then the answer should be yes, preamble is a part of Indian Constitution. ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है प्रेम्बल से। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो प्रेम्बल से हमें नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में अगर आएगा तो। अब प्रेम्बल से जो है एक दो क्वेश्चन तो पूछ लिया ही जाता है, मतलब हर टाइम, कि प्रेम्बल वेदर प्रेम्बल इज इन्फोर्सिएबल और नॉट। तो इन्फोर्सिएबल मतलब क्या होता है ये भी आपके मन में उठा होगा। तो इन्फोर्सिएबल मतलब सिंपल सा ये समझो कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? आंसर शुड बी यस। जैसे मान लीजिए हमारा जाने का अधिकार है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और आप हमें बीच में खड़ा होकर रोक रहे हो, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि जज साहब देखिए हम इधर से जा रहे थे, हमें रोक के लगे पीटने या हमारा रास्ता रोक दिए, ये समझा सकते हैं। तो क्या ये बताओ कि अगर प्रेम्बल का कोई भी प्रोविजन अगर फॉलो नहीं किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो द आंसर इज नो, बिकॉज प्रेम्बल इज नॉट इन्फोर्सिबल। अब ये कैसे भैया, कैसे आप बोल दिए, मैं बताता हूँ। जैसे हमारा प्रेम्बल बात करता है सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट के बारे में मतलब सिंपल सा मतलब मैक्सिमम चीजें सरकारी होंगी और जो मैक्सिमम चीजें जो सरकारी होती हैं वो सस्ते दाम में उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस होता है, सरकार इंटरफेरेंस करते तो चीजें कम होती है। क्यों कम करती है? क्योंकि उसको अगला इलेक्शन जीतना होता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखो मैक्सिमम चीजें जो है क्या होती जा रही हैं, क्या होती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन होती जा रही हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम चीजें जो है प्राइवेटाइजेशन होती जा रही हैं, मतलब प्राइवेट हाथों में मैक्सिमम चीजें जा रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट हो गया, जो बस या जो बस विभाग है या जो बसों से चलती हैं उसमें भी प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सोशलिस्ट का प्रोविजन है हमारे प्रेम्बल में, इट इज नॉट फॉलोड बाय आवर गवर्नमेंट, सो इट मीन्स कि हम जा सकते हैं कोर्ट में। तो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं। अगर इन्फोर्सिएबल होता तो जो सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं आप उसके अगेंस्ट में जा सकते थे, लेकिन इन्फोर्सिएबल ही नहीं है तो कैसे जाओगे? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगा भैया प्रेम्बल इन्फोर्सिएबल ही नहीं है, तो फिर आपका केस सुना ही नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा प्रेम्बल में, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो है प्रेम्बल में या प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा कि प्रेम्बल क्या होता है, कितनी बार अमेंड किया गया था, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सिक्किम, कहाँ गया पेन, हाँ, सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, या बोल सकते हो सिंपल है कि सिक्किम जो है कब या किस ईयर में जो है फुल फ्लेज स्टेट बना भारत का, ठीक है। इसके भी आइए उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे तरीके से कि इससे भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें आपको दो अमेंडमेंट याद रखने होंगे, ठीक है। एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था कि सिक्किम को एक सह राज्य या सब स्टेट बनाया गया था भारत का। लेकिन 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम को क्या बना दिया गया? फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, ठीक है। किस ईयर में? 1975। आई बात समझ में? अब किसने बनाया? भैया पार्लियामेंट ने बनाया। तो अच्छा ये बताइए सर कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है क्या कि किसी भी फॉरेन स्टेट को, क्योंकि सिक्किम, आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी अगर नहीं पता होगा तो, कि सिक्किम हमारा मतलब स्टार्टिंग से स्टेट नहीं है, सिक्किम एक फॉरेन कंट्री था, ठीक है। इसको जो है 35वां और 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान में सिक्किम को एज ए स्टेट बनाया गया इंडिया का, ठीक है। सिक्किम स्टार्टिंग से स्टेट अपना नहीं है, एक फॉरेन कंट्री था।
आई बात समझ में? तो आपके क्वेश्चन में एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठेगा कि भैया ये बताइए क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी भी फॉरेन स्टेट को जो अपना स्टेट बना सकता है? आंसर इज यस। भैया कहाँ पे दिया है? तो आर्टिकल 2 में दिया है। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फॉरेन स्टेट को जो है वो एज अपना स्टेट बना सकती है, बशर्ते अगर वो स्टेट या वो फॉरेन कंट्री रेडी हो जाए। अगर सिक्किम रेडी ना होता तो कैसे बना लेता? ठीक है, तो ये था कि आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि यस पार्लियामेंट कैन इनकॉर्पोरेट अ फॉरेन स्टेट एज अ स्टेट ऑफ कंट्री, एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके दिमाग में वो अगर नहीं उठा होगा तो भी मैं बता देता हूँ कि सिक्किम क्यों अपना मतलब स्टेट बनाया जाए अपने देश का, वो क्यों फॉरेन स्टेट ही नहीं मतलब कंट्री ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो चाइना है, चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था। ठीक है, और तिब्बत के ही नीचे जो है सिक्किम बसा था। अब सिक्किम डर गया कि भैया चाइना तो तिब्बत पे अटैक किया है, क्या पता कल हमारे ऊपर भी अटैक कर दे। तो सिक्किम डर के मारे जो है वो इंडिया से बोला कि भैया तुम अपने देश में हमें मिला लो और एज ए स्टेट का दर्जा हमें दे दो। इंडिया ने 35th और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को एज ए स्टेट बनाया गया कंट्री का अपने। और पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 2 से। अगर क्वेश्चन पूछे कि इन विच आर्टिकल इट इज गिवन दैट कि पार्लियामेंट कैन मेक अ फॉरेन कंट्री एज अ स्टेट ऑफ आवर एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के पास एक कहाँ से पावर आता है या कहाँ पे लिखा है कि जो पार्लियामेंट है वो फॉरेन कंट्री को जो है अपना स्टेट बना सकती है, बशर्ते अगर वो फॉरेन कंट्री रेडी हो जाए तो आर्टिकल 2 में दिया है। आई बात समझ में? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए 2 क्वेश्चन हुआ और हमें लगता है कि आधे घंटे का टाइम खत्म हो गया और हमने जो है टोटल 20 से 30 क्वेश्चन आपके लिए लाया है। तो देखिए कितना टाइम जाता है। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो देख लीजिएगा यहाँ से। अब थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट, 1 सेकेंड, अब दिख रहा होगा आप लोग को। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ऑन 5 मई 1952 हु बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज जीवी मावलंकर बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जैसे लिखा मैं वैसे ही अब राइट कर दे रहा हूं। आई बात समझ में? ठीक, अब बात करते हैं कि हरिलाल जे कानिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HJ कानिया, ये कौन थे भैया? तो ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हल्का सा बात करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, टोटल कितने जज हैं? टोटल इसमें 33 और 34 जज हैं। ठीक है, और 34 जज में से क्या है, एक CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक पता चल गया होगा आप लोग को। अब सुकुमार सेन कौन थे? तो सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सुकुमार सेन। और अभी लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लोकसभा इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, या इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, या लोकसभा का स्पीकर कौन बना। ठीक है, या राज्यसभा का चेयरमैन कौन बना। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो सुकुमार सेन कौन थे? तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें तो और कुछ छूट नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उसका ये हिंदी वर्जन है, फिर इसको जूम करते हैं। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि द नेम ऑफ लक्कादीव
मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर, किस ईयर में जो है पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बना करके लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमनदीव का नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, किस ईयर में? तो 1973 में। ठीक, आई बात समझ में। और यहाँ पे आप लोग फिर एक चीज जान जाइएगा कि हमारे कंट्री में टोटल 8 लक्षद्वीप हैं, और सॉरी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और टोटल 28 स्टेट हैं। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। और लक्षद्वीप में टोटल अप्रॉक्स 60 से 65 हजार तक के लोगों का पॉपुलेशन जो है रहता है। आई बात समझ में। चलिए यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बन गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रेम्बल। ये क्या हो गया, चलिए देख लीजिए, दिख तो रहा होगा आप लोग को। हाँ, द टर्म सोशलिस्ट एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए। ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रेम्बल बाई विच अमेंडमेंट। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे जो है मैं 42nd अमेंडमेंट के बारे में थोड़ी बात करूंगा, 44th अमेंडमेंट के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अब सही है ना? हाँ, 44th अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और 50th अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं 42nd अमेंडमेंट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, तो इस फिराक में मत रहिएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा, कि बहुत बार पूछ लिया। तो द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन द प्रेम्बल बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये तो पता चल गया कि 42nd। अब दोस्तों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टोटल 59 सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप समझ सकते हो टोटल 59 सब्जेक्ट को, मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। आई बात समझ में। अब कुछ जो मोस्ट हाईलाइटेड सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आइए उसको करके देख लेते हैं, आइए उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा इलेक्शन का जो टेन्योर था है अभी वो 5 साल है ना, पहले भी 5 साल ही था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको 6 साल बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि अब 6 साल तक ये लोकसभा के जो मेंबर है वो बने रहेंगे इलेक्शन के बाद से। ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद से क्या किया गया था दोस्तों, इसके बाद से जो है ये आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा होगा। ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी को भी जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी जान जाइए आप लोग। स्वर्ण, स्पेलिंग गलत हो गया, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, आई बात समझ में। इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो जो बिल पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसको रिटर्न नहीं कर सकता, मतलब उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया था। आई बात समझ में। ये था कुछ इंपॉर्टेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो चीजें इनकॉर्पोरेट की गई थी। आई बात समझ में। अब इसके बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था कि जो मैक्सिमम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो गलतियां की गई थी उसको सही करा जा सके। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आया था। ठीक है, इसमें जो 6 साल इलेक्शन कर दिया गया था, 6 साल का टेन्योर कर दिया गया था, 5 साल से 6 साल कर दिया गया था ना 42nd अमेंडमेंट से, उसको फिर से ठीक करा गया, 6 साल से फिर 5 साल तक कर दिया गया टेन्योर, किसका? लोकसभा इलेक्शन का। ठीक है,
तो पहले 5 से 6 हो गया था 42nd अमेंडमेंट से, फिर इस अमेंडमेंट से 44 अमेंडमेंट से 6 से फिर क्या कर दिया गया 6 ईयर से उसको फिर 5th ईयर तक कर दिया गया लोकसभा इलेक्शन का टेन्योर। आई बात समझ में। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बोला गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन ओवर द बिल, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो बिल पे साइन करे, वो रिटर्न भी कर सकता है बिल, ठीक है। और क्या बोला गया था, और बोला गया था दोस्तों इसमें जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उसको जो है हटा करके एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। अब पहले राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F में दिया था, इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट से हटा करके एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसको कहाँ पे डाला गया फिर सेक्शन 300A में डाला गया, ठीक। अब आते हैं 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 50 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया कि ये बोला गया कि पार्लियामेंट has power to restrict the fundamental right of armed forces, इंटेलिजेंस ऑफिसर। ऐसा क्यों भैया? तो भैया जो हमें फ्रीडम टू स्पीच की आज़ादी है, अगर हम आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस ऑफिसर को हम दे देंगे वो फ्रीडम टू स्पीक की आज़ादी, तो वो क्या करेंगे भाई, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके पास होता हो तो लीक कर देंगे। इसीलिए उनके फंडामेंटल राइट पर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है पार्लियामेंट लगा सकता है। ये 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोला गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इफ वायलेटेड, दिस इज अ प्रोविजन गिवन इन विच आर्टिकल। तो ये जो है आपका आर्टिकल 32 में जो है बताता है, आर्टिकल 32, ठीक है। और आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। और इसी आर्टिकल 32 को जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल जो B.R. अम्बेडकर, उन्होंने जो बोला था कि आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा बताया था संविधान को। तो समझ सकते हो कि हाउ द आर्टिकल 32 इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो आपको कोई एक झापड़ मार के चला जाएगा, आप जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट में केस नहीं लिखवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 32 ही तो आपको पावर देता था कि जाइए भैया आप कोर्ट में जाइए, लेकिन जब यही हटा दिया जाएगा तो फिर आप कोर्ट वोट में नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए इसको जो है एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, आवर ऑनरेबल या रिस्पेक्टेबल B.R. अम्बेडकर जी, ठीक, हु इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक दिया है दोस्तों? तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया है। बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये कहाँ से कहाँ तक दिया है? सो इट इज गिवन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। आई बात समझ। और फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। और हमने जो है एलडी अपडेट के जो ऐप है बैच उसमें पढ़ा दिया है, और अगर आपने उसमें नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने ऐप पे भी वीडियो डाला है तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आ गया, that कि who was the first होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। who was the first होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, जो अगला जो ऑप्शन दिया उसको भी देखते हैं। तो हु वाज द मौलाना अबुल कलाम आजाद, सो ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। अब बात करते हैं सी राजगोपालचारी। सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न,
आप लोग को पता होगा कि भारत रत्न जो है 1954 से जो है दिया जाने लगा। और जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो टोटल से में 3 लोग थे जिनको भारत रत्न स्टार्टिंग में दिया गया था इन 1954, एंड आउट ऑफ 3 वन वाज दी श्री सी राजगोपालचारी। ठीक है, अब बात आती है कि आपके दिमाग में आएगा भैया 2 कौन थे, तो आइए उसको भी बता देते हैं। तो टोटल 3 लोग को जो है भारत रत्न मिला था 1954 में। ठीक है, इसमें से आपके हो गए सी राजगोपालचारी, उसके बाद से सीवी रमन हो गए, सीवी रमन, एंड द लास्ट वन इज दैट राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, इन 3 लोगों को जो है पहली बार भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था इन 1954। आई बात समझ में? नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और आप लोग देख सकते हो कि 8 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हम लोग और 1 घंटा होने को जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस हम लोग 8 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अप्रोक्स। अभी तक तो हमको लगता है कि हम लोगों ने अगर देखा जाए एक एक करके तोड़ तोड़ के, हम लोग ने अप्रोक्स 30 से 40 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया। ठीक, सो द 8 क्वेश्चन इज दैट कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली चीज आंसर इसका बी है, सेकंड है सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे मैं पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ बता दूं कि फाउंडर कौन था इनका। फाउंडर, तो फाउंडर थे A.O. ह्यूम। अब कब फाउंड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इन 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है इस्टेब्लिश किया गया था बाई A.O. ह्यूम। अब क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो द आंसर शुड बी सरोजनी नायडू। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि हु वाज द फर्स्ट मेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, मेल प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? पहला मेल प्रेसिडेंट, तो WC बनर्जी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आई बात समझ में? यहां तक हो गया। अब बात करते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी। एनी बेसेंट वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो हुआ था, आप लोग को आई होप अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा हमसे या कहीं से भी, आप लोग को पता होगा कि होम रूल मूवमेंट क्या था। ठीक है, तो एनी बेसेंट वॉज द फाउंडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। अब बात आती है भैया सुचेता कृपलानी कौन थी, ये भी बता दीजिए जब सब सारे ऑप्शन बता रहे हैं। तो सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी जो थी वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एज इनको मतलब थी, तो बोला ही जाता है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका हिंदी वर्जन है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन इज दैट कि हु वाज द फर्स्ट अनएनिमसली इलेक्टेड स्पीकर ऑफ लोकसभा। मींस अनएनिमसली मतलब बिना किसी अपोजिशन के पहली मर्तबा कौन जो है लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, इसका हिंदी ये होगा। ठीक है, सो M.A. अवेंगर को जो है पहली मर्तबा जो है बिना किसी अपोजिशन के जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा चुना गया था। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं जीवी मावलंकर के बारे में पहले ही बता दिया हूँ, पहले क्वेश्चन में, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, तो आप लोग को पता होगा ही, ये उसका हिंदी है। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ इसको देखते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। टेंथ क्वेश्चन इज दैट कि हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ who was the last British Governor General who addressed the Constituent Assembly। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who was the last British Governor General of India। So the answer is Lord Mountbatten was the last British Governor General who addressed the Constituent Assembly। अब Constituent Assembly क्या है? तो Constituent Assembly जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो इनको कहा जाता है कि ही एबोलिशेस
एबोलिशेस दी सती सिस्टम, ठीक है। ये सती के अगेंस्ट में थे, सती प्रथा के, तो ही वॉज दी कंसिडर एज दी एबोलिशन ऑफ दी सती सिस्टम। आई बात समझ में। लॉर्ड डलहौजी कौन थे भैया? तो लॉर्ड डलहौजी गिवन दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी ने ये बोला था कि लेट अस सपोज इफ देयर इज एनी प्रिंसली स्टेट, मान लो कोई प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, गलत हो जाएगा तो भाई कमेंट में बोलना मत कि भाई गलत कर दिए भैया, स्पेलिंग पे मत जाना भाई इसमें, ठीक है। तो हाँ, लॉर्ड डलहौजी सेड दैट कि इफ देयर इज एनी प्रिंसली स्टेट, और अगर उस प्रिंसली स्टेट में अगर उस प्रिंसली स्टेट में अगर उस राजा का अगर कोई बेटा नहीं होता है या कोई बेटा नहीं रहता है, तो उस राजा के मरने के बाद से वो प्रिंसली स्टेट डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका बेटा रहता है तो उस राजा के मरने के बाद से फिर उसका बेटा उस स्टेट को संभालेगा। लेकिन अगर बेटा नहीं रहता है, डॉटर रहती है, तो भी राजा के मरने के बाद वो स्टेट केम इनटू डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इस डॉक्ट्राइन से इसको बोला गया था और इसको लागू करवाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो आपके 10th क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर टेढ़ा हो गया। हाँ, अ बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट shall not be introduced in the parliament without the recommendation of legislature of the state concerned। मैं जैसे मान लीजिए कि हमें उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री को हमें क्या करना है? मिनिमम करना है या उत्तर प्रदेश का बाउंड्री को बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, लेकिन वो बिल कब इंट्रोड्यूस होगा? बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न। मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो लेजिस्लेचर है उसके रिकमेंडेशन पे, उससे परमिशन लेकर के वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। आई बात समझ में। और ये चीज कहां पे दिया है दोस्तों? आर्टिकल 3 में दिया है। आर्टिकल 3 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो अल्टर कर सकता है बाउंड्री को, किसी भी स्टेट को मॉडिफाई कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन और भी लगा दिया है, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट का आपको अल्टरेशन करना है, बाउंड्री मिनिमम करना, कम करना है, ज्यादा करना है, तो उस स्टेट के रिकमेंडेशन, उस स्टेट के लेजिस्लेचर से रिकमेंडेशन लेकर के आपको करना होगा। वो आर्टिकल 3 में दिया है। आई बात समझ में। और पार्लियामेंट ने इस पावर का यूटिलाइज करके जो है कई सारे स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ को जो है, मतलब एमपी को तोड़ करके एक स्टेट और बना दिया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ किस स्टेट से बना है तोड़ करके, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश से। झारखंड, झारखंड कहाँ से बनाया गया था? तो बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया था। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड स्टेट का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आई बात समझ में। ये उसका हिंदी है, देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि अ बिल इन ईच हाउस इज सब्जेक्ट टू 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग। तो द आंसर इज 3 रीडिंग। अब 3 रीडिंग कैसे कैसे होता है? तो पहले रीडिंग में क्या होता है दोस्तों? क्या है कि मान लीजिए अगर कोई भी लॉ बनाना है तो पहले उसके लिए एक बिल बनता है, बिल ड्राफ्ट होता है, और उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा से राज्यसभा से दोनों से पास कराया जाता है। उसके बाद से वो बिल जो जाता है तब तक नाम उसका बिल ही रहता है। और जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं उस बिल पे, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और जब उस एक्ट को, एक होता है ऑफिशियल गैजेट, जब उस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में डाला जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो जो एक्ट है वो अब अपने देश में लागू हो गया, इन्फोर्सेबल हो गया।
जैसे अगर आप लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को सुनने में आया होगा कि 1 जुलाई से जो है जो BNS और BSA मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वो 1 जुलाई से लागू हो गया। लेकिन ये पिछले साल ही पास हुआ था, मतलब पिछले महीने पास हुआ था, जब ये इलेक्शन होने के पहले ही जो है, और जो पिछली वाली सरकार थी, जो अभी सरकार वही पिछले बार भी सरकार थी बीजेपी की गवर्नमेंट, उसी टाइम इसको पास किया गया था। उसी टाइम प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करा लिया गया था। इट मीन्स वो बिल तभी एक्ट बन गया था, लेकिन उसको ऑफिशियल गैजेट में नहीं डाला गया था। ठीक है, लेकिन उस क्या किया गया कि ये बोला गया कि ये जो लॉ है अब 1 जुलाई से इन्फोर्स होगा। तो इसको जो है ऑफिशियल गैजेट में 1 जुलाई से डाल दिया गया, और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में पड़ा, ये मान लिया गया कि मानिए कि अब ये लॉ इन्फोर्स देश में होगा। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन भी आया था कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इसको ऑफिशियल गैजेट में ये एक्ट डाल दी है और 1 जुलाई से ये इन्फोर्स होगा। तो ऑफिशियल गैजेट में डालने के बाद गवर्नमेंट इसके पास ये भी पावर है कि ये बता सकती है कि किस तारीख से ये लॉ जो है इन्फोर्स होगा, कब लागू होगा, किस तारीख से। तो गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया था, जो नए वाले कानून अभी आए हैं, और बोला था कि 1 जुलाई से ये लागू हो जाएंगे देश में। तो अब 1 जुलाई तो परसों ही था, तो 1 जुलाई से जो तीनों नए कानून है वो लागू हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई बिल एक एक्ट बनता है। तो ये जो अभी मैंने बताया जो नए कानून अभी आए हैं, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो ये इसकी 3 रीडिंग लगाई गई होगी। पहली रीडिंग में क्या होता है कि पहली रीडिंग में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, जो पहले एविडेंस एक्ट जिसे कहा जाता था, तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया होगा। पहली रीडिंग में ये होता है। दूसरी रीडिंग में ये होता है कि इसको क्लाज बाय क्लाज रीड किया जाता है कि हाँ उस क्या क्या प्रोविजन उस बिल में डाले गए, मतलब जो BSA है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रोविजन डाले गए हैं। और तीसरी रीडिंग में क्या होता है, उस पर डिबेट होता है कि कौन सा प्रोविजन सही है, कौन सा प्रोविजन गलत है। ठीक है, तो यही 3 रीडिंग में किसी भी बिल के साथ में होता है। आई बात समझ में? एक्सेप्शन जैसे मनी बिल हो गया, तो मनी बिल में तो राज्यसभा का कोई यहाँ तो ज्यादा होता नहीं है, तो वो एक्सेप्शन तो उसको एज एक्सेप्शन ही रखिएगा। ठीक, अब आइए हम एक चीज और बता दें आप लोग को। जो बिल है दोस्तों, ये टोटल 4 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल बिल, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। मैंने सारी चीजें जो है ऐप पे पढ़ाई और यूट्यूब पे भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, जब हम आर्टिकल 368 पढ़ाए तो उसमें मैं बताया था, इसमें 2 तरह से अमेंडमेंट होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। मनी बिल आपके 109 और 110 में दिया है आर्टिकल, फाइनेंस बिल आपके 117 में दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को अब इस टाइम पे तो पता होनी चाहिए। मुझे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक तो पता होगा, तो अगर मैं एक एक करके लगू बताने तो बहुत वाइड हो जाएगा वीडियो, या बहुत उसका लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एज मैं रिवीजन पर्पज से पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन में तो रिवीजन नहीं होगा ना, अब नया सिलेबस तो स्टार्ट होगा नहीं, तो आई होप कि मैं ये प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। कि उसका हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कलर चेंज कर लेते हैं, कहाँ गया भाई कलर, ये करते हैं। ठीक है, A federal structure of India was put forwarded by which act? So Act of 1935 से जो है अब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को एज फॉरवर्ड किया गया, मतलब एज कह सकते हो कि एज एक्ट ऑफ 1935 से जो है इंडिया का जब फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए जो है एक वे अपनाया गया था, एक रास्ता अपनाया गया था कि हाँ हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, न कि यूनिटरी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। आई बात समझ में? अब देखो 2 तरह के जो गवर्नमेंट होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसका फीचर मैं बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटेन होता है।
इसमें क्या होगा दोस्तों, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन होता है या अनरिटेन हो सकता है। आई बात समझ में। जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। अब ये बताओ हमारा देश फेडरल है कि यूनिटरी है? तो आवर कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो है पावर डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है। शेड्यूल 7 में दिया है कि इस सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाएंगे, इसी सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाएंगे और इस सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बनाएंगे। दिया है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। मीन्स स्टेट सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दिया है, बताया कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, और स्टेट लिस्ट दिया गया है उसमें बताया कि सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा, और कुछ कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें बताया गया कि इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन प्रिवेल कौन करेगा? अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट करेगा, भाई बड़ा है वो तो करेगा ही। ठीक, तो इट मीन्स कि देखा जाए तो हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर है। तो हमारा देश क्या है? एक फेडरल देश है। और यूनिटरी देश में या यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है। मतलब जो पावर जो होता है वो एक सेंट्रलाइज होता है, एक हाथ में होता है, ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन फेडरल में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। A federal system must be have the written constitution। अगर पूछा जाए, सपोज मान लीजिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो देश है वो क्या फेडरल है कि यूनिटरी है कि क्वासी फेडरल है, तो आप क्या बताओगे? सो योर आंसर शुड बी कि आवर कंट्री इज क्वासी फेडरल कंट्री। ठीक है, और एक नाम लिख लो लोग का, केसी वियर। केसी वियर इन्होंने बोला था कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। आई बात समझ में? इन्होंने बोला था कि इंडिया क्या है? एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वासी मतलब, क्वासी फेडरल मतलब ना तो फुल तरीके से फेडरल है ना तो फुल तरीके से यूनिटरी है। कैसे? इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम में देखा जाए तो हमारा देश मतलब सारा पावर किसके पास आ जाता है? प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। आई बात समझ में? या सारा पावर किसके पास आता है? पार्लियामेंट के पास आ जाता है। स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर होता है वो किसके पास आ जाता है? पार्लियामेंट के पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक हाथ में पावर चली गई ना, तो यहाँ पे कुछ टाइम पे तो हमारा कंट्री यूनिटरी फॉर्म एज ए यूनिटरी कैरेक्टर शो कर रहा है। इसी की वजह से जो हमारे देश को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल बोला जाता है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट। मतलब सेंटर स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है? पावर शेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं? अगर है तो फेडरल है, अगर नहीं है तो यूनिटरी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ मनी बिल पास, मनी बिल को आइए थोड़ा जान जाइए। अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये मनी बिल अगर लोकसभा से पास कर दिया गया है तो ये माना जाएगा कि फिर मैं बताता हूं, अगर मनी बिल अगर लोकसभा से पास कर दिया जाए और अगर राज्यसभा के पास गया और अगर राज्यसभा ने वो एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी पास कर दिया है उस बिल को, लेकिन वो कितने दिन के भीतर ये मान लिया जाएगा, मतलब कितने दिन के भीतर अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने भी वो बिल को पास कर दिया गया। तो वही इसका आंसर 14 दिन। मतलब मान लीजिए लोकसभा है, यहाँ से मनी बिल पास होकर गया, राज्यसभा के पास गया, बोला भैया तुमको अगर इससे एग्री करना है तो करो, डिसएग्री करना है तो करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन तक हम वेट करेंगे। ठीक है, 14 दिन में तुमको एग्री करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। अगर करोगे हमारा मन मानेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मानेंगे, लेकिन 14 दिन से ज्यादा हम तुमको टाइम नहीं देंगे। और 14 दिन तक अगर तुम बिल नहीं लौटाए तो हम मान लेंगे कि ये तुम भी एग्री कर गए हो इस बिल पे। आई बात समझ में? सिंपल सा बात है कि मनी बिल पे राज्यसभा का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और किससे आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 100
9 और आर्टिकल 110 में जो है बताया गया। 110 बताता है कि व्हाट इज मनी बिल, मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल का आर्टिकल 110 में पहला पॉइंट है कि द इम्पोजिशन या इम्पोज करना या कम करना टैक्सेस को, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो वो उसको हम लोग मनी बिल बोलेंगे। आई बात समझ में। अब बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी बिल बोलेंगे। ये आर्टिकल 110 में दिया। 109 बताता है कि क्या प्रोसेस होगा कि किस किस हाउस से पास करना है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, एग्री हो तो ठीक है, नहीं एग्री हो तो कोई बात नहीं। ये सब सारी चीजें 109 में दिया है। कोई भी बिल मनी बिल है ये कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिसाइड कि अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। आप बताइए, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन करता है? तो द करेक्ट आंसर ही स्पीकर डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता है। स्पीकर के पास ये पावर होता है कि किसी भी बिल को मनी बिल मतलब मनी बिल वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। और लोकसभा में किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा बहुत ग्लिच आता है दोस्तों, तो आप ज्यादा वो मत होइएगा कि, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 18th क्वेश्चन इज दैट कि कहाँ गया भैया? हाँ, ये चीज मैं आप लोगों को बता, इस पे टाइम लगेगा थोड़ा। ये जूम क्यों नहीं हो रहा है यार? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वाज अकॉर्डेड। मतलब कि कौन पीएम था इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायती राज को और अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को? तो करेक्ट आंसर है पीवी नरसिम्हा। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज में क्या था। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक दिया है। ठीक, इसके बाद से म्युनिसिपैलिटी का जो आर्टिकल है वो दिया है, म्युनिसिपैलिटी वो दिया है आर्टिकल आपका 243P से लेकर के 243ZG, जिग जैग ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो पंचायती राज का और जो पंचायत का जो आर्टिकल है वो 243 से 243O और म्युनिसिपैलिटी का 243P से 243ZG। ठीक, अब फिर आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, पंचायती राज पे। इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है तो मैं आइए उसको मैं यही पे कर देता हूँ। क्या हुआ था दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और 19 जब पंचायती राज के बारे में जो है ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 1952 से और ये जाके फाइनली सेटल हुआ 1992 में। ठीक है, समझ सकते हो इतने ईयर का जो है टाइम लगा पंचायती राज का जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने में। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि पंचायत को लेकर के, पंचायती राज को लेकर के जो है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में भी जो है थोड़े बहुत मतभेद थे। ठीक है, मीन्स कि महात्मा गांधी वॉज इन द फेवर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज। वो चाहते थे कि पंचायती राज को भी जो है स्थापित किया जाए तीसरे लेवल एज अ थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बट बी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट दिस ओपिनियन ऑफ द महात्मा गांधी। ठीक है, बट फाइनली जो है ऐसी डिस्प्यूट के वजह से, ऐसी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस की वजह से जो है पंचायती राज को
या को जो है डीपीएसपी में रखा गया अंडर आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में जो है पंचायती राज को रखा गया, ठीक है। और ये बोला गया कि लो हम तो डीपीएसपी में रख दे रहे हैं, अब जिस स्टेट का मन करेगा वो अपने स्टेट में पंचायती राज को जगह देंगे, जिस स्टेट का मन नहीं करेगा वो अपने स्टेट में, जिस स्टेट का मन नहीं करेगा वो अपने वहाँ पंचायती राज को जो है इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये टोटली स्टेट पे छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो पंचायती राज को अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर, आपके ऊपर है, आपकी मन है, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो इसीलिए इसको आर्टिकल 40 में रखा गया, मतलब ये इन्फोर्सिएबल नहीं था, टोटली स्टेट पे था कि स्टेट क्या करना चाहता है। ऐसा क्यों किया गया? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द बी.आर. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, बिकॉज महात्मा गांधी जी वांटेड टू द establishment of the पंचायती राज at the third level of the government, but B.R. Ambedkar was totally against of this, इसीलिए इसको आर्टिकल 40 में रखा गया। अब जब भारत आजाद हुआ तो ये बात चलती रही कि पंचायती राज को अडॉप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो स्टेट पे रख दिया गया। और जो पहला स्टेट बना इस पंचायती राज को अपने 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 स्टेट में जगह देने के लिए, वो था राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा जिला था? नागपुर का जिला। तो ये पूछा जाता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फर्स्ट टाइम द पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस। सो नागपुर जिले में जो है इसको पहले टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में, ठीक है। और 3 लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज को, एट द ग्राम पंचायत, ठीक, और एट द ब्लॉक लेवल, और एट दी तीसरा टायर था वो था एट दी जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। तो 3 लेवल पे जो है पंचायती राज को मतलब पंचायती राज को 3 पार्ट में कर दिया गया, ठीक है। कहाँ पे? मतलब 3 पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, मीन्स अब हाँ एक यहां तक तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस पे कुछ कमेटी आई थी पंचायती राज पे, उसको कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये जो पीवी नरसिम्हा राव है, अभी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम चल रहा है, ठीक है। 1953 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या करते हैं, ये सारी चीज़ चलती रहती है। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक कमेटी का गठन करते हैं, बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय कमेटी। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये बोला गया कि पंचायती राज को 3 लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, पंचायती राज को 3 लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए। कौन कौन सा? एट दी ग्राम पंचायत मैं बताया था, जो एट दी ब्लॉक लेवल और एट दी जिला परिषद, ठीक है। और इसी 3 लेवल को जो है नागपुर के जिले ने जो है, नागपुर जिले ने जो इसको अडॉप्ट किया था, या नागपुर जिले में जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। ये पहला कमेटी हो गया। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं 1977 में, 1977 में, और इस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की। 1977 में मोरारजी देसाई की। और इस गवर्नमेंट में जो है मोरारजी देसाई ने एक कमेटी का इन्होंने भी गठन किया जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। और इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया और इस कमेटी ने जो है रिकमेंड किया कि पंचायत को 2 लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए। कहाँ पे? एक ग्राम पंचायत और एक ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो ये 2 कमेटी का नाम आपको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय कमेटी किससे रिलेटेड है? तो पंचायत राज से रिलेटेड है, ठीक है। ये मोरारजी देसाई के टाइम पे आया था अशोक मेहता कमेटी, और बलवंत राय कमेटी कब आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे।
अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अब तो ये अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनकॉर्पोरेट किया नहीं गया था एज की, मतलब इसको एज कह सकते हैं कि एज की कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दें और हर स्टेट को ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो अपने स्टेट में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करे। अभी तक यहाँ पे नहीं था, ये स्टेट के ऊपर था कि अपने राज्य में करना है कि नहीं करना। बट बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है, शायद 1992 या 1993 में, 1992 में ही 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। और आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक। आई बात समझ में। और पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना, पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना जो कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने के बाद से अपने स्टेट में जो है इस पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया? तो कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट हु इंप्लीमेंटेड द पंचायती राज आफ्टर द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट के बाद से पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटका। लेकिन अमेंडमेंट के पहले पूछा जाए कि कौन सा राज्य पहला था जो अपने स्टेट में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था? तो राजस्थान। और किस जिले में? नागपुर जिले में, ठीक है। ये 1993 है, ठीक है, 1993। तो ये रहा आपका पंचायती राज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे। अगर इतना आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा पंचायती राज से। आप लोग को डेट भी पता होना चाहिए, 23 अप्रैल 1993 को जो है ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। 23rd नहीं, 24th है। अप्रैल मतलब सिंपल सा आप लोग समझ जाओ कि 24 अप्रैल 1993 को 93वां मतलब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड सॉरी यहाँ पे 73 होगा, वेरी सॉरी, मैं भूल गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, मैं यहाँ पे 93 बोल रहा था, भाई मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं फिर एक बार बताता हूँ, वो कहानी तो आपको समझ में आ गई, कमेटी कितने बने थे। फिर देखिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था? 1993 में। किस दिन? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहला राज्य कौन सा बना था पहला स्टेट कौन सा बना था जो पंचायती राज को अपने वहां इंट्रोड्यूस किया था? तो कर्नाटका हुआ बना था अमेंडमेंट के बाद से। लेकिन अमेंडमेंट के पहले कौन था? राजस्थान का नागपुर डिस्ट्रिक्ट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विथ व्हाट सब्जेक्ट डू आर्टिकल 5 to 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? तो सिटीजनशिप से जो है ये आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक डील करते हैं, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, यूनियन डिटेल ऑफ इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक दिया है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 51A में दिया है, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी है? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, पहले 10 थे, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जो लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि जो पेरेंट है, जो गार्जियन है, वो 6 से 14 तक के एज के जो चिल्ड्रन है उसको क्या करेंगे? एजुकेशन देंगे। आई बात समझ में? यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक दिया है, मतलब यूनियन के बारे में कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो आर्टिकल आपका 52 से लेकर के 152 तक है, ठीक। ये आपको पता हो गया होगा। और सिटीजनशिप से तो ये डील करता है, ये 5 से लेकर के
8 तक, और 1 से लेकर के 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट, ठीक। 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, और 51 में क्या बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी, और फंडामेंटल ड्यूटी किसके रिकमेंडेशन से जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन से जो है इस फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं तो 30 क्वेश्चन कराने के लिए लाया था, लेकिन 20 क्वेश्चन में 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा, आई होप। तो इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज, तो देखो पार्लियामेंट जो है 3 चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ LS, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये लोग बहुत भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखे रहिएगा। अब पूछा भी जाए कि पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोग बताइएगा कि पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा मतलब L मतलब लोअर हाउस, ऐसे याद कर सकते हो। राज्यसभा अपर हाउस, अब ये लोअर हाउस है तो ये अपर हाउस ही होगा, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इसको। देयर शैल बी पार्लियामेंट, ये कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 79 में। राज्यसभा, लोकसभा के बारे में कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 81 में। राज्यसभा के बारे में कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 80 में दिया है, ठीक है, आई बात समझ में। और प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पे दिया है, तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको 52 से लेकर के मतलब आगे के जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन जो है कल देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ, मैंने जब प्रेम्बल बताया था तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब पीपल, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो अगर ज़्यादा ट्रिकी होगा या कंसेप्चुअल होगा तो मैं उसको अगले नहीं पढ़ाऊंगा। ये भी कंसेप्चुअल नहीं है कि जो एक्ट ऑफ स्टेट है विच इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू बी काउंटर साइन, किसके द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा, और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, जो सचिव होते हैं उनके द्वारा काउंटर साइन किया जाता है। हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको ये थोड़ा कंसेप्चुअल है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 में क्या दिया है, 64 में क्या दिया है, इलेक्शन कैसे होता है, आर्टिकल 66 में दिया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताने को है, तो इसको मैं जो है अगले वीडियो लेक्चर से बताऊंगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला जो लेक्चर होगा मैं लाइव लेने की कोशिश करूंगा, और मैं साथ साथ में देखूंगा भी कि आपके क्या क्वेरी आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो साथ साथ में कोशिश करूंगा कि रिजॉल्व भी करता जाऊँ। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।